ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करते अगली खबर का। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करने के लिए जल्द ही वक्फ अधिनियम में संशोधन का बिल संसद में पेश कर सकती है। वक्फ बोर्ड अब किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वक्फ एक्ट में 40 बदलाव पर चर्चा हुई है, जिसमें यह भी कहा गया है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उसका अनिवार्य तौर पर वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर वक्फ बोर्ड और किसी व्यक्ति के बीच विवाद भी चल रहा है तो भी उसका वेरिफिकेशन कराया जाएगा। केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में बदलाव को लेकर अगले हफ्ते संसद में एक विधेयक भी पेश कर सकती है। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कि खुदा के नाम पर अर्पित की हुई वस्तु। इसके दायरे में चल और अचल संपत्ति दोनों तरह की संपत्ति आती हैं। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पैसा, जमीन, मकान या कोई और कीमती चीज वक्फ को दान कर सकता है। इन संपत्तियों के रख रखाव और उसे मैनेज करने के लिए स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक वक्फ बॉडीज होती हैं। इस्लाम के जानकारों के मुताबिक वक्फ बोर्ड का जो संपत्ति दान में मिलती है उसका मकसद गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना होता है। उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, मस्जिदों का निर्माण, मरम्मत या रख रखाव और अन्य धर्मार्थ कार्यों में मदद है। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड इस समय काम कर रहे हैं। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही है। कि कैबिनेट का क्या निर्णय हुआ है ये कोई पब्लिक डोमेन में आया नहीं है, लेकिन जो से वक्फ बोर्ड की आप बात पूछ रहे हैं तो ये वक्फ बोर्ड में सुधार के ये डिमांड कोई आज की नहीं है, ये 340 साल से चल रहा है। और इस डिमांड को करने वाले जो पीड़ित हैं वो सबसे ज़्यादा मुसलमान ही हैं कि जिनकी ज़मीन वक्फ बोर्ड ने ले ली है कहते हुए कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। और वैसे भी देश में किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए कि किसी चीज़ पे उंगली रख दो और आपकी हो गई। ये अधिकार तो देश में किसी को नहीं मिलना चाहिए ना। तो वक्फ बोर्ड में तमाम सुधारों की ज़रूरत है। यूपी के समय से, संयुक्त सरकार के समय से, कांग्रेस के समय से ये मांग आती आ रही है। और ऐसे कोई भी सुधार जिससे देश में आम जनता का भला हो, आम मानस का भला हो, तो ऐसे सुधारों को स्वागत करना चाहिए। चाहे मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस तीनों इस प्रस्ताव का बहुत अच्छा से समर्थन करेंगे अगर आएगा तो। देखिए, ये जो खबर आई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ एक्ट के अंदर बहुत मेजर चेंजेस करना चाहती है, तो हम समझते हैं कि ये बात बीजेपी गवर्नमेंट के सामने पहले से रही थी और हम समझ रहे थे कि शायद 2024 के इलेक्शन के जो परिणाम आए हैं उसके बाद उसके रवैये में कोई तब्दीली वाक़ई हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। तो ये जो कोशिश हो रही है कि वक्फ बोर्ड को या वक्फ एक्ट के अंदर कुछ ऐसे मेजर चेंजेस किए जाएं जिससे कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को हड़प करना, उसमें इंक्रोच करना या उसकी जो लीगल हैसियत है उसको मुतासर करना आसान हो जाए, तो हम इसको गलत समझते हैं। देखिए, वक्फ के तहत जो प्रॉपर्टीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्टेड है। वक्फ में जो प्रॉपर्टीज हैं वो वक्फ से मुतालिक जो कानून है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, जिसको हमारे कानून ने, हमारे संविधान ने मान्यता दी है, उस कानून के तहत तमाम वक्फ की जायदादों को प्रोटेक्शन हासिल है। ये कोशिश के वक्फ की बिल में 2013 में फाइनली अमेंडमेंट हुआ था, वक्फ बिल के अंदर कोई ऐसी मेजर चेंजेस की जाए जिससे कि वक्फ की प्रॉपर्टीज की हैसियत बदल जाए और उस पर हासिल करना या उसको हड़प करना हुकूमत के लिए आसान हो जाए। हम समझते हैं कि ये हमारे लिए हरगिज़ भी काबिल कबूल नहीं होगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नाबालिग से गैंग रेप का मामला गर्मा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया। समाजवादी पार्टी नेता मोईद खान की इस घटना में सीधी संलिप्तता के बाद से पार्टी आक्रामक है। सामूहिक बलात्कार की शिकार नाबालिग लड़की के परिजनों से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को अयोध्या पहुंचा। अयोध्या के पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने गैंगरेप की शिकार नाबालिग लड़की के परिजनों से मुलाकात की है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल में यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप, राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा भाजपा महानगर जिलाध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव और भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव सिंह भी भदरसा पहुंचे थे। सभी नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें मदद का भरोसा दिया। हमें सब समझ में आई है, उनका संज्ञान लिया है, पूरी रिपोर्ट राष्ट्रीय नेतृत्व को सुपुर्द करेंगे
और जिन अत्याचारियों ने, दुराचारियों ने ये घटना घटित की है, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की किसी भी स्तर पर छोड़ने वाली नहीं है। और इस तरीके की सोच रखने वाले दल के नेताओं को भी हम बताएंगे कि आपको इन दुराचारियों, इन व्यभिचारियों के पक्ष में खड़ा होना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक निषाद कन्या की आवाज, उसका दर्द इनको सुनाई नहीं पड़ा। डीएनए की जांच की बात की है अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हो और ये मछुआरे समाज की बेटी का दर्द आपको नहीं दिखाई सुना। अब बात करते हैं अगली खबर की। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अयोध्या रेप कांड पर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। ऐसा है, 12 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जब केस मालूम हुआ वो बच्ची के साथ बलात्कार होता रहा, प्रेग्नेंट हो गई, और उसके बाद जब ये मुकदमा लिखा गया तो अखिलेश यादव कह रहे हैं डीएनए टेस्ट हो। उसमें एक जो मेन है मोहित खान, वो गिरफ्तार हो चुका है। बाकी उसका चेला भदरसा का चेयरमैन है, वो उस हॉस्पिटल तक पहुंच गया और लड़की के परिवार वालों को दबाव डाला करके लिए। अब ये कह रहे हैं डीएनए टेस्ट। अखिलेश यादव को डीएनए के बारे में पढ़ लेना चाहिए। डीएनए टेस्ट होता क्या है? डीएनए टेस्ट उस आदमी का मिलेगा जिसके सीमन से वो बच्ची प्रेग्नेंट हुई है। लेकिन और जो लोगों ने रेप किया उनका क्या होगा? तो सीधा सीधा अखिलेश यादव और शिवपाल यादव केवल बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी जो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये आज तक नहीं गई, क्योंकि उसमें वोट बैंक है उनका, इसलिए वो वहां नहीं बोलेंगी। तो इसलिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी जो नया एक्ट लागू हुआ है उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। पहले आईपीसी था, दंड संहिता, और उसमें हमने किया। और मेरा भी थोड़ा सा उसमें है, क्योंकि मैं पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर का चेयरमैन रहा हूं। और 12 साल की बच्ची तक की उम्र के उसमें सजा है गैंग रेप में फांसी की सजा। तो फांसी की सजा वहां पर हुआ, इसको उसमें लाया जाएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में, फास्ट इन्वेस्टिगेशन होगा और फांसी की सजा दिलाएगी। जोगी राज है, वहां सजा से बच नहीं सकते। और देखिए वो जो मोहित खान है, उन्हीं सपाहियों के अवधेश प्रसाद का खास जो इनका सांसद है, और वो कह रहे साहब हमारे साथ तो बहुत लोग फोटो। अरे भाई, एक आदमी एक बार फोटो खिंचा लो, 100 बार फोटो नहीं खिंचाएगा। सभी जानते हैं इनका खास आदमी है, और उसने सरकारी जमीन पर, तालाब की जमीन पर कब्जा करके बेकरी बना लिया था, जिस पर जांच होने के बाद उसको बुलडोजर चला दिया गया। तो ये लोग कांग्रेस बोलेगे नहीं, वोट मांगना खिसके। और अखिलेश यादव की जो पार्टी, समाजवादी पार्टी, तो हमेशा ही अपने वोट बैंक के लिए आतंकवादियों का साथ देती रही। जब ये मुख्यमंत्री थे तो 2013 में आतंकवादियों के 14 चार्जशीट एक ही दिन वापस लिए थे, जिसमें रामपुर अटैक में 2 पाकिस्तान भी थे, मोहम्मद फारूक, इमरान शहजाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अखिलेश जी, आज आप आतंकवादियों को मुकदमे वापस ले रहे हैं, कल आप इनको पद्म विभूषण दे देंगे। और ये मुकदमा वापस नहीं ले पाए और फांसी और आजम कारावास की सजा हो गई। मुलायम सिंह जी ने कहा था, जब 4 लोगों को फांसी की सजा हुई रेप और मर्डर में, लड़के हैं, गलती हो जाती, इतनी सजा नहीं होनी चाहिए। तो केवल अपने वोट बैंक के लिए खड़े हैं। और डीएनए के बारे में जो कह रहे हैं, ये केवल अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन इनको मालूम होना चाहिए जोगी राज है, यहाँ पर अपराधी बच नहीं पाएंगे। और नया एक्ट जो 1 जुलाई को लागू हुआ है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें गैंग रेप पर फांसी का प्रावधान है, वो होगा। उनके पार्टी के सांसद के साथ में है, कार्रवाई होनी चाहिए। सर्वसार हुआ है, एक अबोध बालिका के साथ जिस तरह से कुकृत्य किया गया है वो अक्षम्य है। और ऐसे कार्य करने वालों को फांसी के अलावा और कोई सजा नहीं होनी चाहिए। यही दुर्भाग्य है कि बयान जिस तरह से अखिलेश का आया है, अखिलेश उसको कृत्य करने वाले को बचाना चाहते हैं। क्यों बचाना चाहते हो? ये गरीब की बेटी है इसलिए, निषाद समाज की बेटी है इसलिए। क्यों अभी तक क्यों नहीं निष्कासन किया गया? पार्टी पूरी तरह खड़ी है, सरकार पूरी तरह खड़ी है और इस परिवार का संरक्षण हो। मैं आगाह करना चाहती हूँ अन्य लोगों से भी
किस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ एकजुट होकर के आवाज उठानी चाहिए, जिससे दुस्साहस न कोई जुटा सके अबोध बालिका के साथ कुकर्म करने के लिए। यहाँ के सांसद जो हैं वो कह रहे हैं कि मुस्लिम और यादव पे ही अत्याचार किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि वर्तमान सांसद को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। एक गरीब की बेटी, बिना बाप की बेटी के साथ कुकृत्य हुआ है। उस कुकर्म करने वाले व्यक्ति के पक्ष में खड़े होना, ये मुझे लग रहा है कि देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं उस पर पीड़ित माँ से मिली हूँ और अन्य लोगों से मिली हूँ। जिस तरह से इस नगर पंचायत में हो रहा है, इसके खिलाफ सारे समाज को मिलकर के एक आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। देश की बात में अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। खबर देहरादून से, जहां केदारनाथ तोसी त्रिजुगी नारायण मार्ग में फंसे 4 नेपाली मूल के व्यक्तियों को एसडीआरएफ टीम के द्वारा सकुशल निकालकर जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। चारों युवक सकुशल हैं। सेनानायक एसडीआरएफ मणिकांत मिश्रा ने इस रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ टीम की सराहना की। साथ ही लिंचौली से भीमबली के बीच ड्रोन का प्रयोग करते हुए सर्चिंग करने के निर्देश दिए हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।